वह चारों तरफ पानी से घिरी हुई थी, उसके मुंह, कान, सब जगह पानी जा रहा था। कशिश सक्सेना की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि उसे तैरना नहीं आता था और वह इस वक्त समुद्र में डूब रही थी। समुद्र का खारा पानी उसके अंदर जा रहा था, चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थीं और घुटन सफोकेशन की वजह से उसका दिल डर से बैठा जा रहा था। शिप का डेक लोगों से भरा हुआ था। ये पार्टी सिर्फ यंग लड़के लड़कियों के लिए थी। भले ही वहां सिर्फ 24-25 लोग ही थे, लेकिन सभी अमीर और अच्छे परिवारों से थे। समुद्र की लहरें बहुत ही तेज थीं, इसलिए कुछ ही सेकंड में पार्टी का रुख बदल गया जब दो लोग समुद्र में गिर गए और संघर्ष करने लगे। हेल्प हेल्प! दोनों लड़कियां मदद के लिए चिल्ला रही थीं। बारिश शुरू हो चुकी थी। अचानक एक लंबा और हैंडसम इंसान भीड़ को चीरते हुए बाहर आया और उन दोनों लड़कियों को पानी में डूबते हुए देखकर उसके चेहरे पर बेचैनी और एंजाइटी दिखाई देने लगी। बिना किसी हिचकिचाहट के और बिना समय गंवाए उसने अपना कोट उतारा और तुरंत ठंडे समुद्र के पानी में कूद गया। इस बारिश में उसे तैरने में दिक्कत हो रही थी, मगर उसने एक इंसान को बचा लिया। कियारा, उठ जाओ, उठ जाओ! वह लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसे आसपास से कोई मतलब नहीं था। वह बस अपने हाथ में बेहोश लड़की को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह पूरी तरह से इस बात को भूल गया था कि कोई और भी समुद्र में डूब रहा है। अचानक एक लड़की भीड़ में से बेचैन होकर चिल्लाई, कशिश कहाँ है? वह भी कियारा के साथ बाहर आई थी। वह कहाँ है? हाँ, कशिश भी गिरी थी। जब किसी ने पैनिक होते हुए चिल्लाकर कहा, तो सब लोग हैरान हो गए। तभी एक बहुत तेज बिजली कड़की और वहां पर एक रोशनी हुई। सब लोग समुद्र में देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिख रहा था। जिस लड़की ने कहा था कि कशिश और कियारा दोनों एक साथ बाहर आई थीं, वह रोते हुए बोली, कशिश तैर नहीं सकती। जिस लड़के ने कियारा को पकड़ा हुआ था, ये सुनते ही उसकी बॉडी जम गई। जब वह समुद्र में खुद था, तो उसने कशिश को भी देखा था, लेकिन वह कियारा को बचाने में इतना बिजी था कि दूसरे इंसान पर ध्यान ही नहीं दे पाया। ठीक उसी वक्त एक बहुत तेज आवाज के साथ कोई और पानी में कूदा। जब तक वह कशिश को बचाएगा, तब तक कियारा पहले से ही खांसते हुए होश में आ चुकी थी। ये बता पाना मुश्किल था कि वह रो रही है या फिर उसके चेहरे पर बारिश का पानी पड़ रहा था। उसने सामने खड़े इंसान को देखकर रोते हुए कहा, हर्ष। उसने उसके बाद अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और अगले ही पल उसके गले के आसपास हाथ लपेटकर उस आदमी को टाइटली गले लगा लिया। उस लड़के की भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थीं। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा है, लेकिन उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसे और टाइटली गले लगाया और बोला, डरो मत, सब खत्म हो गया। उसकी आवाज़ बहुत ही जेंटल थी, जैसे वह इस लड़की को बचाकर दुनिया में सबसे ज्यादा खुश हो। वहीं भीड़ में खड़े लोग उन्हें इस तरह देखकर आपस में बात करने लगे। सबकी नज़रें फिर कशिश की तरफ मुड़ गई, जिसे बाद में बचाया गया था। काफी बार सीपीआर देने और रिस्पिरेशन करने के बाद वह फाइनली होश में आए और उसके मुंह से समुद्र का पानी निकला। उसकी पतली घनी पलकें फड़फड़ाए और उसे चक्कर आ रहे थे। उसने क्लियरली अपने बगल में बैठे हुए दो लोगों को एक दूसरे को टाइटली गले लगाए हुए देखा, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल आ गई। लेकिन समुद्र में ज्यादा देर तक रहने और बारिश की वजह से वह फिर बेहोश हो गई। कशिश बहुत मुश्किल से जिंदा बची थी। जब अगली बार उसे होश आया, तो 3 दिन बीत चुके थे और दोपहर का वक्त था। हॉस्पिटल वार्ड में उसके अलावा कोई नहीं था। खिड़की से आई हुई सूरज की रोशनी उसे कोई गर्माहट के एहसास नहीं दे रही थी। उसके एक्सप्रेशन इंडिफरेंट थे और वह किसी गहरी सोच में थी। फाइनली वह थोड़ी देर बाद उठी और अपनी कमजोर बॉडी के साथ बाथरूम में गई। जब उसने बाहर इतनी सुंदर सूरज को चमकते हुए देखा, तो वह टहलने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई। वह कमजोर थी, मगर वह उस ठंडे हॉस्पिटल के रूम में रहना नहीं चाहती थी। वह अस्पताल के गार्डन में गई। उसने सिर्फ हॉस्पिटल का गाउन पहना हुआ था, लेकिन बाहर की ठंडी हवाएं उसे ठंड का एहसास दिला रही थी। गार्डन में जाकर वह खड़ी हो गई और अपने सामने बड़े पेड़ को देखने लगी। उसकी बॉडी कमजोर हो गई थी, मगर उसके चेहरे पर जिद्दीपन था। वह बिल्कुल कम नहीं हुई थी। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था, लेकिन कोई इमोशन दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन इससे उसकी खूबसूरती पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी डेलिकेट और यूनिक स्किन भी अट्रैक्टिव लग रही थी। उसने गहरी सांस ली और उसका मूड हल्का सा बेहतर हुआ था। तभी अचानक कोई आकार के सामने खड़ा हो गया। कियारा उसके सामने अपने हाथ में एक कप लिए खड़ी थी। उसके छोटे कली बाल कंधे पर बिखरे हुए थे। उसकी ब्राइट आंखें और उसके कंधे पर वह आदमी का कोट था। लेकिन जैसे ही कशिश के इंडिफरेंट और खूबसूरत चेहरे को उसने देखा और उसके प्राउड टेम्परामेंट से कियारा को जलन होने लगी।
लेकिन उसकी कमजोर बॉडी को देखते ही अचानक वह हंसने लगी। उसने उस जैकेट को टाइटली पकड़ लिया जैसे वह शो ऑफ कर रही हो और कशिश की तरफ कुंडली देखकर बोली, तुम हर जगह हो, है ना? कियारा धीरे धीरे कशिश की तरफ बढ़ने लगी। उसके कमजोर शरीर को देखते हुए उसकी मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। वह धीरे धीरे कशिश के कान के पास आकर बोली, तुम अभी भी हार नहीं मानने वाली हो। जबकि दुनिया में जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वह अब मुझसे प्यार करता है। ये सुनते ही कशिश की आंखों में गहरा दर्द दिखाई दिया। वह तैर नहीं सकती थी और वह कियारा से लंबे वक्त तक समुद्र में थी और इस वक्त होश में आई थी। इसलिए कितना भी गुस्सा क्यों न हो, उसके लड़ने का कोई मूड नहीं था। तुम सचमुच घटिया हो, ये सुनकर कियारा हंसने लगी। मगर मैं यह नहीं भी करती तो तुम्हें भी वह नहीं मिलता, राइट? तुम ही हो जो हर्ष मेहता को अकेला नहीं छोड़ती, कियारा ने कहा। कियारा, सबको पता है कि हर्ष मेरा फियांसे है। क्या तुम्हें लगता है कि सब बेवकूफ हैं? कशिश ने पूछा। तो कियारा हंसने लगी और हंसते हुए बोली, अभी भी क्या? तुम्हें अभी भी लगता है कि सबको यही लगता है कि तुम्हारी शादी हर्ष से होगी? कियारा की बात सुनकर कशिश स्पीचलेस हो गई और उसे घूरने लगी। वह सही कह रही थी, सब लोग कशिश को ही गलत समझते हैं और वह भी सामने खड़ी इस घटिया लड़की की गंदी हरकतों की वजह से। सब लोग बेवकूफ हैं, बहुत ही बड़े बेवकूफ, और वह भी एक बेवकूफ है। क्या हुआ, अभी भी कॉन्फर्म नहीं हो? तो इतना कहते कहते कियारा रुक गई और अचानक से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलकर उसने हेल्पलेसली कशिश की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ने के लिए उसने आगे बढ़ाया और बोली, कशिश, इसमें मेरी गलती है, छुओ मत मुझे। अचानक से उसके एक्सप्रेशन बदल जाने और उसकी बातें सुनकर कशिश को काफी घिन आई। उसने अपना हाथ उठा दिया कियारा को ब्लॉक करने के लिए, मगर कियारा उसे बिना छुए ही गिरने लगी और तुरंत ही पीछे के फाउंटेन में गिर गई। चारों तरफ पानी फैल गया और तेज आवाज में चिल्लाई, दर्द हो रहा है, आह! कशिश, क्या कर रही हो तुम? अचानक से एक सख्त आवाज पीछे से सुनाई दी। कशिश ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई इंसान उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। उसे हर्ष का थोड़ा सा चेहरा दिखाई दिया और उसने रूथलेसली कशिश को दूर धकेल दिया। कशिश पहले से ही वीक थी और धक्के की वजह से वह रेलिंग से जाकर टकरा गई, जिससे उसके कमर में बहुत तेज दर्द हुआ। उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया और उसने अपने आप को संभालने के लिए पीछे खड़ी रेलिंग को टाइटली पकड़ लिया। उसने अपने सामने का सीन देखा और उसे लगा कि वह दुनिया की सबसे बेवकूफ़ लड़की है। उसे अच्छे से पता था कि कियारा हर एक ट्रिक इस्तेमाल करेगी उसे हराने के लिए, लेकिन हर बार उसकी ट्रिक में फंस जाती थी। वह ये भी जानती थी कि हर्ष बेवकूफ़ नहीं है, मगर बेवकूफ़ बन चुका है। हर्ष, दर्द हो रहा है, कियारा ने कहा और हर्ष ने उसे खड़ा कराया। उसकी बातें सुनकर उसके एक्सप्रेशन ऐसे हो गए जैसे उसका दिल टूट गया हो और बोला, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। इतना कहकर उसने झुककर कियारा को गोद में उठा लिया और कशिश की तरफ देखा, जो उनकी तरफ कुंडली देख रही थी। उसने सख्त आवाज में बोला, तुम पहले अपने रूम में जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलने आता हूँ। कशिश धीरे से सार्कास्टिकली हंस दी। उसकी हंसी में सरकाज़म साफ समझ में आ रहा था। हर्ष कियारा के साथ वहां से जाने के बाद कशिश कुंडली अपने ऊपर ही हंसने लगी। वहीं पेड़ के पास एक ओल्ड लेडी व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी और सब कुछ शांति से देख रही थी। लीला, क्या तुमने अभी अभी देखा क्या हुआ? उस ओल्ड लेडी ने पूछा और अपनी शार्प आंखों से दूर खड़ी कशिश को देख रही थी। उनके बगल में खड़ी औरत भी लगभग 50 साल की होगी, जिसे रिस्पेक्टफुली कहा, आपने क्लियरली नहीं देखा, मैडम? देखा, वह लड़की किस तरह बेवकूफ़ी और घटिया हरकतें कर रही थी। उस ओल्ड लेडी ने गुस्से में कहा, मगर क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि सामने खड़ी लड़की और भी बेवकूफ़ है, जो इतनी छोटी सी ट्रिक भी हैंडल नहीं कर पाए? उस दूसरी औरत ने कहा तो उस ओल्ड लेडी ने नामे सिर हिलाकर समझदारी से कहा, तुम कुछ गलत समझ रही हो, लीला। तो मुझे समझाए, मैडम। वह लेडी बोली, वह दूसरी लड़की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जो उसकी बॉटम लाइन या फिर ह्यूमन एथिक्स के खिलाफ हो। वह इमेजिन भी नहीं कर सकती कि दुनिया में ऐसे घटिया और गिरे हुए काम करने वाले लोग भी हैं। ओल्ड लेडी ने फिर थोड़ी देर कशिश को देखा और कहा, लेकिन अभी भी कुछ और इश्यूज हैं। इतना कहकर वह रुकी और फिर आगे बोली, उसका टेम्परामेंट और नेचर बहुत ही अच्छा है, बुलाओ उसे यहाँ, मुझे उसे नज़दीक से देखना है। लीला ओल्ड लेडी की केयरटेकर थी। वह थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, आपका पोता आपसे मिलने आने वाला है। अगर उन्होंने किसी अजनबी को आपके आसपास देखा तो वह मेरा क्या बिगाड़ लेगा? ओल्ड लेडी मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन उनकी आवाज में अपने पोते के लिए प्यार झलक रहा था।
उनकी बात सुनकर लीला मुस्कुराकर बोली, ऑलराइट, मैं भी बुलाती हूँ उन्हें। ठीक उसी वक्त दो पेड़ों के बीच में जो दरवाजा था वहां से कुछ आवाज आई। उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक ब्लैक सूट में काफी हैंडसम और लंबा इंसान उनकी तरफ आ रहा था। उसकी आईब्रो बिल्कुल लॉन्ग और लिफ्टेड थी, उसके पतले होंठ, शार्प फीचर्स और उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन एक्सप्रेशनलेस चेहरा। उसने अपनी दीप आवाज में पूछा, दादी माँ, आपको क्या हुआ? दोपहर का सूरज उसके माथे पर चमक रहा था, जिसकी वजह से उसकी परछाई दिख रही थी। उसका हर एक मूवमेंट एलिगेंट था। उस ओल्ड लेडी ने काफी सेटिस्फैक्शन के साथ अपने पोते को देखा और आंखों से लीला को कुछ इशारा किया, जिसे समझते ही लीला मुड़कर वहां से चली गई। वह लड़का नीचे झुका और उसने ओल्ड लेडी का हाथ पकड़कर उनके गुस्से वाले एक्सप्रेशन देखकर हंसने लगा और पूछा, किसने मेरी दादी माँ को गुस्सा दिलाया? मैं उनसे निपट लूंगा। ये सुनकर वह ओल्ड लेडी मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हारे अलावा मुझे गुस्सा दिला भी कौन सकता है? मेरा हार्टलेस पोता, और तुम्हें कुछ करना ही है तो जल्दी से शादी कर लो और मुझे पर पोता या फिर परपोती दे दो। ये सुनते ही सामने खड़े रणविजय रावत की आंखों में हेल्पलेसनेस दिखाई दी और उसने कहा, दादी माँ, मैं अभी अभी तो देश में वापस आया हूँ। इतने कम टाइम में मैं कैसे किसी लड़की को ढूंढकर उससे शादी कर लूँ? ये सुनकर उस ओल्ड लेडी ने मुंह बनाते हुए कहा, इतने सालों में तुम्हारे बहाने कभी नहीं बदले। इतना कहकर उन्होंने पीछे मुड़कर कशिश की तरफ देखा। लीला ने उससे जाकर बात की थी और रणविजय की दादी ने दूर से ही हाथ वेव करने लगी। कशिश थोड़ी कंफ्यूज थी, मगर फिर भी वह लीला के पीछे पीछे आ गई। रणविजय खड़ा हो गया और उसने लीला को एक लंबी लड़की को दूरी से आते हुए देखा। उस लड़की का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, मगर फिर भी वह खूबसूरत दिख रही थी। उसने अस्पताल का गाउन पहना हुआ था। जिस तरह से उसके कपड़े उड़ रहे थे, उससे साफ पता चल रहा था कि वह कितनी पतली है। रणविजय ने अपनी आंखें छोटी कर ली और उस लड़की पर अपनी नजरें बनाए रखी, लेकिन जब कशिश नजदीक आए, उसने शक भरी नजरों से उसकी तरफ देखा तो वह तुरंत दूसरी तरफ देखने लगा। ये थोड़ी हैरानी की बात थी उसके लिए। ये पहली बार था जब कोई लड़की उसे एडमिरेशन या फिर प्यार से देखने की बजाय गुस्से में घूर रही थी। इनफैक्ट कशिश ने उसकी तरफ सिर्फ एक सेकंड के लिए देखा था और फिर उसे सामने व्हीलचेयर पर बैठी दादी माँ की तरफ देखने लगी। उसके इंडिफरेंट लुक ने रणवीर को थोड़ा हैरान कर दिया और थोड़ा डिसअपॉइंट भी। वह थोड़ी देर के लिए रुका, मगर फिर भी उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। मैम, क्या आप मुझे किसी चीज़ के लिए मिलना चाहती थीं? कशिश ने थोड़ा दुख झुकते हुए पूछा। उसकी बीमारी की वजह से उसकी आवाज़ थोड़ी कमज़ोर और जेंटल हो गई थी, और वह झुकी हुई इसलिए थी क्योंकि व्हीलचेयर पर बैठे हुए इंसान से बात करते वक्त झुकना चाहिए। उनका गर्दन उठाना ठीक नहीं होता है, क्योंकि यह उनकी नेक के लिए बुरा होता है, लेकिन उसकी कमजोरी की वजह से ही यह उसके लिए काफी थका देने वाला काम था। उसकी हरकत पर रणवीर की दादी माँ वैदेही जी की आंखें और डीप हो गईं, और उन्होंने कशिश की तरफ देखा और हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उनकी बातें कशिश को और भी कंफ्यूज कर गईं, और फिर भी उसने अपने चेहरे पर एक पोलाइट मगर ऑकवर्ड स्माइल बरकरार रखी। नर्वस मत हो, मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूँ। मैं बस थोड़ी बोर हो रही थी और मुझे बात करने के लिए कंपनी चाहिए थी। मुझे लगा कि तुम अच्छी लड़की हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। मैं जानती हूँ ये थोड़ा सा अचानक हो गया, इसलिए तुम हैरान थी। क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? वैदेही जी ने कहा, और उनके चेहरे पर खुशी देखकर कशिश ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, इट्स ओके, वैसे भी मैं अकेले ही थी। कशिश ने कहा तो उसकी आंखों में एक कड़वाहट दिखाई दी, जो वैदेही जी ने तुरंत देख ली, और उन्होंने कशिश का हाथ लेकर जेंटली उस पर सहलाते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है, बेटा? कशिश ने जवाब दिया, ये तो बहुत ही अच्छा नाम है, तुम्हें नहीं लगता है, रणविजय? इतना कहकर उन्होंने सिर घुमाकर अपने पोते की तरफ मीनिंगफुल नजरों से देखा। उनकी आंखों में वार्निंग साफ नजर आ रही थी, जैसे कहना चाहती हूँ कि रणविजय के मुंह से ना निकली तो वह उसे सबक सिखाएंगी। जिसे देखकर रणविजय की आंखों में थोड़ी सी हेल्पलेसनेस दिखाई दी, मगर फिर भी उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, यह बहुत ही अच्छा नाम है, सूट करता है। ये सुनकर वैदेही जी ने अपनी एक आईब्रो उठाए और फिर कशिश की तरफ मुड़कर बोली, चलो कोशिश, मैं तुम्हें उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। यह मेरा पोता है, रणविजय। कशिश ने साइड में खड़े आदमी को देखा और कुछ देर के लिए उसकी नज़र उसके ऊपर टिक गई। सामने खड़ा इंसान के फेशियल फीचर्स बहुत ही अच्छे थे और वह काफ़ी गुड लुकिंग था, और उसके खड़े होने से ही उसकी नोबिलिटी और एलिगेंस नजर आ रही थी। उसके प्रेजेंस और डोमिनेंस से कोई भी पता लगा सकता था कि वह कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है।
कशिश को लग रहा था कि उसने इस इंसान को कहीं देखा है, लेकिन कहाँ, उसे यह बात याद नहीं आ रही थी। लेकिन फिर उसने इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि इतने हैंडसम इंसान को देखने के बाद वह भूल नहीं सकती, राइट। रणविजय की आंखें चमक रही थीं। कशिश की आंखों में देखकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो, मैं रणविजय रावत हूँ। हेलो, मैं कशिश हूँ। कशिश ने हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन खड़े होने के चक्कर में वह बीच में ही रुक गई। वह काफी देर से घुटनों के बल झुकी हुई थी, इसलिए उसके पैर सुन्न हो गए थे और उसके कमर में लगी चोट फिर से दर्द दे रही थी। जैसे ही उसने थोड़े से मूवमेंट किए, उसे अपने पैरों में एक तेज और अजीब सा सेंसेशन महसूस हुआ, जिसकी वजह से उसकी बॉडी कमजोर होकर पीछे की तरफ गिरने लगी। संभाल कर। कशिश गिरने ही वाली थी तभी एक डिप मैग्नेटिक आवाज उसे सुनाई दी और किसी की मजबूत बाहों ने उसे तुरंत कमर से पकड़कर बचा लिया। अनएक्सपेक्टेडली कशिश जाकर रणविजय के गले लग गई। रणविजय के आसपास के एक रिफ्रेशिंग सेंट घूम रही थी, जिससे कशिश काफी ऑकवर्ड हो गई। उसने जल्दी से खुद को रणविजय से दूर करने की कोशिश की, मगर उसके पैर इसमें उसका साथ नहीं दे रहे थे। वह थोड़ी सी लड़खड़ा गई और उसने अपने आप को संभालने के लिए उसने रणविजय का कंधा पकड़ लिया। ठीक उसी वक्त उसके कमर के आसपास रणविजय के हाथ की पकड़ मजबूत हो गई और उसने उसे उठा दिया। कशिश ने अपने लिप्स बाइट कर लिए। क्लियरली 2 बार उसे रणविजय के करीब आने की वजह से काफी ऑकवर्ड फील हो रहा था। सीधी खड़ी रहो, उस डिप आवाज ने कशिश को अपनी जगह से हिलने के लिए मना कर दिया और उसका हाथ कशिश को एक गर्माहट का एहसास दिला रहा था। कशिश रणविजय के बहुत करीब थी, जिसकी वजह से वह उसकी स्ट्रॉन्ग हार्टबीट को सुन सकती थी, जो किसी ड्रम की तरह बज रही थी, जिससे कशिश के दिल की धड़कन भी तेज हो गई और उसका पीला चेहरा हल्का सा लाल पड़ गया। ये पहली बार था जब वह किसी के इतने नजदीक गई थी। भले ही उसका और हर्ष का रिश्ता सालों से तय था, लेकिन वे लोग दोस्तों की तरह साइड हग करते थे, जैसे एक फॉर्मल रिचुअल हो। वह इतना ही आगे बढ़ सकती थी, यही उसकी लिमिट थी। वहीं दूसरी तरफ अपने हाथों के बीच में कशिश की पतली कमर को महसूस करके रणविजय की आईब्रो आपस में सिकुड़ गई।